नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। और रोज़ आपके बीच हम लाइव टेस्ट लाते हैं सुबह, तो आप लोग रोज़ क्लास को देखा करें एवं प्रैक्टिस सेट दिया करें। तो पिछले सेशन में हम कल जो है हम आपको पढ़ाए थे कि ज्योग्राफी, उसमें ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में बताए थे। तो ज्योग्राफी का क्लास चल रही है एवं हिस्ट्री भी स्टार्ट किए हम कि आधुनिक इतिहास, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आपको हम पढ़ाए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और जो भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की क्लास को नहीं देखें वो क्लास को पूरा देखें, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे आपका हम। तो आप जो है क्लास को पूरा देखा करें एवं शेयर किया कीजिए। और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक था, उसको हम खत्म कर दिए। अब जो है आधुनिक इतिहास में ही है भौगोलिक खोज या यूरोप की कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोप की कंपनियों का आगमन, कौन कौन से कंपनी आए एवं भौगोलिक खोज में किन किन देशों का विस्तार रहा, योगदान रहा। तो इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो भौगोलिक खोज सबसे पहले समझते हैं। और भौगोलिक खोज या भारत में यूरोप की कंपनियों का आगमन, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में है। आप यदि एनसीईआरटी जो है बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये क्लास 9 का है या 6 का है या 8 का है। तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग उनको भी पढ़ें या मेरे मार्गदर्शक में आप पढ़ें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भौगोलिक खोज यानी कि पूरे विश्व का खोज, विश्व का खोज एवं उसके समुद्री मार्ग का खोज। तो कोई भी देश का खोज नहीं हुआ, उसके मार्ग का, उसके रास्ता का खोज हुआ। भौगोलिक खोज में अन्य देश थे उभरे, लेकिन 2 देश भौगोलिक खोज में उभरे, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। ये 2 देश भौगोलिक खोज में अपना योगदान दिया भौगोलिक खोजों में। एवं यदि हम भारत की बात करें, भारत के समुद्री मार्ग की खोज को देखें, तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज ये वास्को डी गामा ने किया। और भौगोलिक खोज यदि पूछा जाए, भौगोलिक खोज का शुरुआत ये 15वीं-16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, भौगोलिक खोज का विस्तार। तो भौगोलिक खोज में यदि भारत को देखा जाए तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज, ना कि भारत का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा हुए। और कोई भी देश या कोई भी अन्य यात्री भौगोलिक खोज में क्या योगदान दिया? क्या भारत को कुछ योगदान मिला? नहीं मिला। तो थोड़ी बहुत मिली पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन यदि आप अंग्रेज को देखें या यूरोप के कोई अन्य देश को देखें, तो सबसे पहले वो भारत आए, उसका मकसद क्या होता था कि व्यापार करना, और व्यापार करके भारत से जो भी मसाले होते थे उसको मुनाफा करके अन्य देशों में बेचना। तो इसका ये मकसद होता था। लेकिन अंग्रेज या यूरोपीय लोग भारत में आके क्या किए? सबसे पहले भारतीय लोगों का उंगली पकड़े, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने हाथ को पकड़ने लगे, भारतीय लोगों के हाथ को पकड़े और धीरे धीरे वो गला को पकड़ने लगे। तो सोच लीजिए, जो व्यक्ति को हम शरण दिए, जिस देश को हम शरण दिए, वही हमारा गला दबा रहा था। तो यूरोप के देश जितने भी थे वो भारत में व्यापार करने के बावजूद भी भारत पर अपना वर्चस्व जमाया, अपना अधिकार जमाया। और यूरोपीय देश एक यूरोपीय देशों में एक पुर्तगाल और एक स्पेन, 2 देश उभरे जो भौगोलिक खोजों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भारत के यदि हम बात करें तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली के वास्को डी गामा एक नाविक हुए, उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। एवं सबसे पहले यदि देखा जाए कि भारत में जो आया, भारत में जो आगमन हुआ यूरोपीय कंपनियों का, वो सबसे पहले पुर्तगालियों का हुआ। और ये सबसे लास्ट में गया भी, ये सबसे लास्ट में गया ही। यदि देखा जाए कि पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में भारत आया एवं 1961 तक ये भारत पे राज किए पुर्तगाली सबसे ज्यादा। और मुगल वंश के पूर्व ही ये जो था पुर्तगाली कंपनी भारत में इसकी आगमन हो गया था। एवं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भी पुर्तगाली लोग यहाँ पर वर्चस्व रहा। सोच लीजिए, 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ और 1961 तक पुर्तगाली लोग भारत में वर्चस्व जमाए रहे। तो भौगोलिक दृष्टि से 2 देश
स्पेन और पुर्तगाली ये भौगोलिक दृष्टि से ये उभरे एवं इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा भौगोलिक खोज में। और भौगोलिक खोज की शुरुआत 15वीं-16वीं शताब्दी में हुई। और यदि देखा जाए कि भारत आए सबसे पहले पुर्तगाली एवं सबसे बाद में भी गए पुर्तगाली। तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। और यदि वास्को डी गामा की बात करें तो ये पुर्तगाली नाविक थे और सबसे पहले ये भारत 1502 ईस्वी में आए। 1502 ईस्वी में भारत आया पुर्तगाली वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया। और जब ये भारत आ रहा था तो एक गुजरात के व्यक्ति अब्दुल मजीद ने जो है वास्को डी गामा को रास्ता पथ बताया कि भारत जाने का रास्ता कैसे है। तो अब्दुल मजीद ने ही बता दिया कि भारत जाने का रास्ता कैसे है। सोच लीजिए, यदि आपको पूछा जाए, यदि आपके घर में यदि चोरी हो और कोई गुंडा या कोई बदमाश आपको पूछा जाए कि फलना का घर किधर है, तो आप खुद अपने घर का पता बता दिए तो आपके घर का चोरी करके चल गया, डकैती करके चल गया, नुकसान भी हुआ। तो इसमें अब्दुल मजीद ने बताया कि भारत जो है इधर है। तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया अब्दुल मजीद ने। और अब्दुल मजीद ने इसको बताया कि भारत के समुद्री मार्ग के रास्ते, और वास्को डी गामा जो है वो केरल के कालीकट तट पर आया। और यदि हम देखें मैं अपने केरल, तो यहाँ पे केरल है। तो केरल के कालीकट और पूछा भी जाता है कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पर आया। तो आपको हम ज्योग्राफी में बताए हैं समुद्री तट, तो ये जो है मालाबार तट पर आया वास्को डी गामा। एवं केरल के कालीकट तट पर या केरल के कालीकट जगह पर या मालाबार तट पर जो है वास्को डी गामा आया। और कालीकट के राजा हुआ करते थे जमोरीन ने जो है इसका भव्य स्वागत किया, क्योंकि भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। तो इन सभी चीजों का ये अन्य देशों को भारत शरण दिए, तो इनका भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। एवं जमोरीन ने इनको केरल का भ्रमण करवाया और देखा कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यहाँ पर मसाला की खेती बहुत हो रहा है, मसाला यहाँ पे बहुत हो रहा है, क्यों ना हम यहाँ के मसालों को लेके जाके अपना देश या अन्य देश वहाँ पर इसको बिक्री करें। तो जो भी व्यापार होता था, कोई भी अन्य देश के द्वारा जो भी व्यापार होता था वो पैसों के द्वारा नहीं होता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा हुआ करता था। और जो भी अन्य देश, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, कोई भी अन्य देश के लोग, पुर्तगाली हो, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा भारत से कोई भी सामान लेते थे, वो चांदी लेकर आते थे एवं भारत को चांदी दे देता था और अपना मसाला लेकर जाते थे। तो जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर और मालाबार तट पर जब ये आया, तो जमोरीन यहाँ का राजा हुआ करता था, जमोरीन कालीकट का। तो जमोरीन ने इसका भव्य स्वागत किया एवं वास्को डी गामा ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मसाले हो रहे हैं। तो जितने भी मसाले थे ये अपने नाव पर भर के लेके चल गए। 1502 ईस्वी में आया एवं चल गया मसाला। और इसको जो है मसाला को वहां पे सोच लिया आपने, हम जैसे यहाँ पे 1 रुपया में कोई चीज 1 रुपया में मसाला खरीदा और यहाँ पे जो है 60 रुपया में बेचा इसको, तो 60 गुना मुनाफा ये कमाया, 60 गुना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा। तो इसके मन में हुआ कि इतना फायदा हमको हो रहा है मसाला की बिक्री करने में और भारत को हम चांदी दे रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा कर रहे हैं, यहाँ पे तो पैसा लग नहीं रहे हैं। तो इन्होंने 60 गुना मुनाफा पाया वास्को डी गामा ने। धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। फिर ये भारत आए और अपना व्यापार को संचालित करने के लिए इन्होंने पुर्तगाली कंपनी की स्थापना करने के लिए इन्होंने गवर्नर पद का नियुक्ति किया। वास्को डी गामा ने जो है भारत पर वर्चस्व बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए सुचारू ढंग से जो है इन्होंने गवर्नर का पद निकाला। वास्को डी गामा ने गवर्नर का पद निकाला एवं इन्होंने गवर्नर का पद निकाला और
प्रथम जो गवर्नर हुए वो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा हुए। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा हुए, यदि देखा जाए फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, और ये पहले गवर्नर हुए फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जो हुए ये पहले गवर्नर हुए, और भारत जो आए यहाँ पे फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। उसके बाद यदि फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा के बारे में देखा जाए तो ये जो है 1505 ईस्वी में भारत आया। ये 1505 ईस्वी में भारत आया, 1505 से 1509 तक। तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जो है 1505 ईस्वी में भारत आया, और इसको जो है गवर्नर बनाया गया। इसको वास्को डी गामा के द्वारा जो इसको गवर्नर बनाया गया फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को। लेकिन ये वास्तविक गवर्नर नहीं था, ये अवास्तविक गवर्नर था। ये अवास्तविक गवर्नर था। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा 1505 ईस्वी में भारत आया। तो यूरोप की कंपनी भारत पर वर्चस्व बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए सुचारू ढंग से पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने जो है गवर्नर का पद निकाला, और प्रथम गवर्नर जो हुए वो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा हुए। और फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इनको देखते हैं। तो भारत को यदि देखा जाए, यदि भारत को देखा जाए तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत को यदि देखा जाए तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। आप लोग जानते हैं भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ही। तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जो हुए भारत का पहला गवर्नर हुए, वो भारत आए एवं उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी दिया यानी कि शांत जल की नीति दिया। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति दिया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जब भारत आए, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी दिया, यानी कि भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर हैं, इनको, हिंद महासागर को जो है इन्होंने मजबूत किया, और जो भी अन्य देश भारत आते थे उसको हिंद महासागर पार करना पड़ता था। तो हिंद महासागर पर इन्होंने अपना बेड़ा बनाया, और हिंद महासागर को, नौसेना को जो है मजबूत किया। इन्होंने हिंद महासागर में अपनी नौसेना को मजबूत किया, नेवी को मजबूत किया, और इनके द्वारा जो है एक ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा हिंद महासागर में अन्य देश यहाँ से जब गुजरते थे, अन्य व्यापार करने के लिए जब भारत आते हैं, जब अन्य देश यहाँ पे गुजरते थे, तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने एक टैक्स लागू किया। वो था कार्टेन टैक्स। वो था कार्टेन टैक्स। वो कार्टेन टैक्स, कार्टेन, कार्टेन आप याद रखिएगा, कार्टेन टैक्स, कार्टेन टैक्स। तो कार्टेन टैक्स जो हुआ करता था वो हिंद महासागर में अन्य देशों के लिए जो व्यापार करना चाहते थे, हिंद महासागर के जो दूसरे देश या दूसरे लोग जो थे वो व्यापार करने के लिए हिंद महासागर को यदि पार करते थे तो उनको जो है कार्टेन टैक्स लेते थे फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। और फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने जो है नौसेना को बहुत मजबूत किया हिंद महासागर में, एवं उनको सुरक्षा भी देता था। और ये टैक्स तो कार्टेन टैक्स ये लेते भी थे, लेकिन उनको सुरक्षा भी देता था कि आपको यहाँ से जो है वहां तक हम कोई भी क्षति नहीं होगा, अन्य देश के लोग या अन्य गुंडे, अन्य नाविक लोग जो है आपको परेशान नहीं करेगा। उसको सिक्योरिटी भी देता था, सुरक्षा भी देता था ये टैक्स देने के बावजूद। और इसके द्वारा एस्टाडो डी इंडिया ने भी, एस्टाडो डी इंडिया, एस्टाडो डी इंडिया, और इन्होंने जो है एस्टाडो डी इंडिया ने भी इसका भी गठन किया। एस्टाडो डी इंडिया इस नौसेना का गठन किया। और पूछा भी जाता है कि पुर्तगाली कंपनियों का अन्य नाम जो है एस्टाडो डी इंडिया है, वो एस्टाडो डी इंडिया है। पुर्तगाली कंपनियों का जो अन्य नाम है एस्टाडो डी इंडिया है।
तो यदि हम फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा की बात करें तो ये 1505 में आया और 1509 तक जो है ये गवर्नर के पद पर रहा। और अल्मोड़ा ने जो है समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति बनाया जिसे नीला नीति की या सामुद्रिक जल संधि या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और इसीलिए इन्होंने जो पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है हिंद महासागर में नौसेना को स्थापित किया, इसीलिए पुर्तगालियों को जो है समुद्र का पिता कहा जाता है। समुद्र का पिता कहा जाता है पुर्तगालियों को। आप लोग ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, समुद्र के की स्वामी या समुद्र का पिता जो है ये पुर्तगालियों को कहा जाता है। ये पुर्तगालियों को कहा जाता है। और यदि कार्टेन टैक्स की हम बात किए एवं कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग की शुरुआत जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ। तो आपको हम बताएं कि पुर्तगालियों ने जो है 1502 ईस्वी में गवर्नर का पद निकाला भारत में व्यापार करने के लिए। तो पहला गवर्नर हुआ फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा और दूसरा गवर्नर को यदि हम देखें तो दूसरा गवर्नर हुए फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क। ये दूसरा गवर्नर हुए फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक गवर्नर जो है अल्बुकर्क को कहा जाता है। और दूसरा जो आया गवर्नर वो फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क हुए। और अल्बुकर्क जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक या वास्तविक गवर्नर को कहा जाता है अल्बुकर्क को। एवं पुर्तगाली लोग जो थे, पुर्तगाल के गवर्नर लोग कहते थे पुर्तगालियों को, आप तुम लोग जो है भारत की महिलाओं से शादी करो, तो इससे क्या होगा कि भारत में वर्चस्व बढ़ेगा एवं वंश हमारे भारत में रहेंगे। और यदि आप एंग्लो इंडियन को देखते हैं तो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में दिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया। तो वो एंग्लो इंडियन जो होते थे यही होते थे। और पुर्तगाली बोलते थे कि नहीं, हम इंडियन से शादी करेंगे, भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे ताकि हमारा वंशज जो है भारत में रहे एवं भारत में हम सुचारू रूप से जो है अपना व्यापार बढ़ा सके। तो ये तीव्र बुद्धि के थे पुर्तगाली लोग। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। और आपको बताएं कि 1509 से 1515 अल्बुकर्क का जो शासनकाल रहा 1509 से 1515 तक। 1500 यदि देखा जाए 1509 से 1515 तक जो है ये अल्बुकर्क का शासन रहा। 1505 से 1515 तक जो है अल्बुकर्क का शासन रहा भारत में। और इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। और धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाने लगा भारत में। और अल्बुकर्क ने जो थे वो यूसुफ आदिल शाह का आप नाम सुने हैं? यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक हुए। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। और बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो अल्बुकर्क ने जो है वर्चस्व बढ़ाने लगा भारत में एवं भारत पर जो है अपना नियंत्रण करने लगा। तो गोवा के शासक हुए, यानी कि बोल सकते हैं यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक हुए। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। और अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जो है गोवा को छीन लिया। और यदि देखें कि पुर्तगालियों ने जो है भारत में वर्चस्व बढ़ाया एवं अन्य सारे राज्यों को अपनाया, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन सभी राज्यों को जो है उन्होंने स्थापित किया एवं उस पर वर्चस्व बढ़ाया। तो यूसुफ आदिल शाह जो थे ये बीजापुर के शासक थे। तो अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया 1510 ईस्वी में। और नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन करें, यूसुफ आदिल शाह जो थे वो बीजापुर के शासक से 1510 ईस्वी में जो है गोवा छीन लिया।
और यदि देखा जाए तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय 1961, तो बीजापुर के शासक से जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। लेकिन बाद में जो है ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 ईस्वी में जो है गोवा को, भारत जो है गोवा को अपनाया और 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को जो है एक पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। भारतीय सेना के द्वारा ये 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई और गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। और यदि पूछा जाए कि 1961 ईस्वी में गोवा जो थे पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? एंटोनियो सिल्वा। 1961 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। एवं पुर्तगालियों ने जो है सर्वप्रथम बहुत सारे खेती भारत में लाए, आलू की खेती, तंबाकू खेती, इन सभी खेती जो है ये भारत लाए। एवं पुर्तगालियों ने जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की एवं जहाज के निर्माण का शुरुआत किया। तो पुर्तगालियों ने थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन वो क्या फायदा हुआ हम लोगों के लिए? सब चीजें लेके चले गया एवं वर्चस्व बनाया भारत पर। तो ये आलू की खेती या तंबाकू की खेती से क्या हम लोग को शांति मिलेगी? तो इनको हम देखें गोवा को, और यदि हम वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 में आया, 1502 में आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत जो है 1502 ईस्वी में पहली बार आया, 1498 में पहली बार आया एवं 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो आप लोग इस क्लास को देखें और आपको जो है फिर हम बताएंगे। यदि पूछा जाए कि भौगोलिक खोज में, तो हम आपको बताएं कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया। एवं ये भी पूछा जाता है अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया। एवं मैगेलन जो थे वो विश्व का भ्रमण किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैगेलन जो थे वो विश्व का भ्रमण किए थे। तो आज इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो हम कल आपको नोट डाउन कराएंगे। बस आपको हम ये समझाने के लिए बताएं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ याद रहे। तो आज की शुरुआत जो था यूरोपीय कंपनियों का स्वागत, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें हम देखें कि यूरोपीय कंपनियों में भौगोलिक खोज जो थे वो दो देश उभरे, एक यूरोप में पुर्तगाल और एक स्पेन। तो इन सभी चीजों को आप देखें। और एक और चीज पूछा जाता है कि द्वितीय पुर्तगाली भारत में आए। प्रथम जो पुर्तगाली था वो आपका वास्को डी गामा आया, और द्वितीय पुर्तगाली जो आए भारत में वो केब्राल थे, जो कि ब्राजील का खोज किया था केब्राल ने। तो द्वितीय पुर्तगाली भी पूछा जाता है, ये केब्राल थे। द्वितीय पुर्तगाली जो हुए वो केब्राल हुए, और इन्होंने जो है केब्राल के द्वारा क्या किया है? ब्राजील की खोज की गई। इन सभी चीजों को आप देख लिए। उसके बाद देखेंगे हम नुना डी कुन्हा के बारे में, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। और पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले कोच्चि को जो है राजधानी बनाया था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोच्चि को भी राजधानी बनाया। एवं पुर्तगालियों के द्वारा अन्य सारे, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे नैनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया। और भारत में जितने भी थे, दादर नागर हवेली थे, लक्षद्वीप थे, पुडुचेरी था, इन सभी स्थानों पर जो है वर्चस्व बनाया और अपना गढ़ स्थापित किया पुर्तगालियों ने। ये गढ़ स्थापित किया पुर्तगालियों ने। तो कल जो है पढ़ लेंगे थोड़ा सा और डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो भी है। उसके बाद जो है नैनो डी कुन्हा पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन को राजधानी बनाया। ये भी पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन को राजधानी बनाया, जो केरल में है। कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है कोचीन को राजधानी बनाया, जो कि केरल में है। उसके बाद नैनो डी कुन्हा
1530 ईस्वी में नैनो डी कुन्हा है, डी कुन्हा, नैनो डी कुन्हा, नैनो डी कुन्हा, नैनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में आया। एवं नैनो डी कुन्हा के द्वारा जो है ये कोचिन को 1530 तो हमने इसका राजधानी बनाया गया। नैनो डी कुन्हा ने क्या किया, कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, कोचिन की जगह जो है गोवा को राजधानी बनाया। सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो है कोचिन को यानी कि केरल में राजधानी बनाया, लेकिन नैनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में जो है ये गोवा को राजधानी बनाया, ये गोवा में राजधानी बनाया। और अधिकतर आप देखेंगे अंग्रेजी और या ब्रिटिश या पुर्तगाली जितने भी यूरोप के देश थे वो अधिकतर अपनी राजधानी जो थे वो समुद्र के किनारे रखते थे, ताकि उनका स्थानांतरण जो हो, उनका समुद्री मार्ग जो हो आसान हो। और आज की क्लास में हम देखें आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भौगोलिक खोज और पुर्तगालियों को देखें, एवं कल जो है हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। तो आज का क्लास इतना है, मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। तो आप लोग क्लास को नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आई तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं या इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे कहीं भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको हम PDF अवेलेबल करवा देंगे। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद, जय भारत।